हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम खुश हो, बढ़िया हो, बिजी हो, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, तो एक बार मैं आकाश रवन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस रॉकिंग से उदय बैच में, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, जैसा कि अब आप मुझे जानते हो, जैसा कि आप मुझे पहचानते हो, जैसा कि आप मुझे समझते हो, जैसा कि आप मुझे अब मानते हो। अब भाई इतने दिन से बड़ा लंबा सफर हम तय करते हुए आ रहे हैं। ये सफर लंबा है, काफी लंबा चलता रहेगा, और ये सफर बड़ा मजेदार भी है, ये सफर बड़ा शानदार भी है। और इस सफर में मस्ती मस्ती में, प्यार प्यार में, और इतनी क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बहुत सारी बातें सिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। आप जान भी जाएंगे, आप पहचान भी जाएंगे, और आप सोचेंगे कि यार ये वक्त अभी तो शुरू हुआ था और ये वक्त कैसे खत्म हो गया। तो भाई एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस भारत के सबसे विश्वसनीय, सबसे रॉकिंग और सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, जहां पर आज उदय बैच में फिर से कुछ नया आने वाला है। अब बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 9 की सीरीज काफी लंबे टाइम से चल रही है, जहां पर आपको बहुत सारी बातें बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके से सिखाई जा रही हैं। अब पहले तो आप लोग बता देना मुझे कि कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? मैं देखता रहता हूं सबकी बातें जो लिखी हुई रहती हैं, आप लोग बढ़िया है ना? तो भाई आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? अब देखो बेटा, आज के लेक्चर की पहली शर्त, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आज की क्लास की पहली शर्त बता रहा हूं। पहली शर्त क्या है? लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आप देख कर आना बेटा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। अब न्यूटन का तीसरा नियम, तो अगर आप ये लेक्चर, ये क्लास पहली बार देख रहे हो ना बेटा, तो उन सभी के लिए ये खास डिस्क्लेमर होता है ना बेटा। जब हम कोई भी काम चालू करते हैं तो ये डिस्क्लेमर देते हैं ना, तो इस डिस्क्लेमर में कहा गया है कि आप जब भी ये क्लास देख रहे हो तो शुरुआत में ये याद रखना कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देखें। कारण क्या है कि बच्चे देखो, फिजिक्स की खासियत है, फिजिक्स जो है ना, ऐसे उसे साइंस का फादर नहीं कहते। इसका कारण है, फिजिक्स की खासियत है, इसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको वेलोसिटी समझना है ना, तो आपको फोर्स समझना होगा। अगर आपको फोर्स समझना है ना, तो आपको एक्सेलरेशन समझना होगा। अगर आपको एक्सेलरेशन समझ आएगा ना, तो आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम समझ आएंगे। तो यहां पर हर वस्तु, हर एक टर्म एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर्स को कंसिस्टेंसी के साथ जरूर देखें और कोई बैकलॉग ना रखें। रेगुलर रूटीन में लेक्चर देखने की आदत डालें बेटा, और याद रखना, यकीन रखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो आएगा ना? बहुत मजा आएगा ना? तो अभी तक तो आपको बहुत मजा आ ही रहा होगा। आप सारी बातें सीख चुके होगे, आप सारी बातें समझ चुके होगे, आप सारी बातें जान चुके होगे। इतने दिन हो गए बेटा, आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपसे बहुत कुछ सीखा है बेटा। तो आज फिर आपसे कुछ सीखने का वक्त आ गया। तो आज हम पढ़ने क्या वाले बेटा? देखो, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। बस आप कंसिस्टेंसी से बने रहना, पूरी क्लास को देखना बेटा, और यकीन मानो, ज्ञान जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। याद रखना, ज्ञान जहां से मिले ज्ञान जरूर लेना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये ज्ञान जिंदगी में कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह से आपके काम जरूर आता है। तो बेटा आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे बेटा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको एक बार वार्म अप भी करा दूंगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए वार्म अप भी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। ठीक है, याद रखना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संवेग के संरक्षण का नियम। चलो एक अपन शेड्यूल देख लें, लेक्चर का शेड्यूल देख लें। अच्छा, लेक्चर शेड्यूल देखने से पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। अब न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम आपको कहता है कि अगर कोई वस्तु रखी है तो रखी रहेगी, कोई नहीं हिला सकता इसे। अगर मतलब कोई नहीं हिला सकता, कोई तो बल लगा के हिलाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वस्तु रखी है ना, रखी रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है ना, चलती रहेगी। अगर कोई वस्तु रखी है ना तो रखी रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है ना तो चलती रहेगी। कब तक चलेगी ये? कब तक? जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक ये यूनिवर्स है, तब तक चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना कर जाए। भाई कोई चलती हुई वस्तु आपकी तरफ आ रही है, आपको रोकने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा, उसकी विपरीत दिशा में धक्का लगाना पड़ेगा, और ये विपरीत दिशा में धक्का उस वस्तु को गति से विराम में लाता है। और यदि कोई, भाई आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, फुटबॉल रखी हुई है, सारे के सारे प्लेयर देख रहे हैं फुटबॉल मैच को। अब फुटबॉल मैच को सारे प्लेयर देख रहे हैं, फुटबॉल तो वहां रखी हुई है, तो फुटबॉल आगे थोड़ी ना बढ़ेगी, या फिर बहुत तेज हवा चल जाए, वो तो इतनी तेज हवा चलेगी तो फुटबॉल आगे ही चली जाएगी, या फिर आप एक किक मार दो। तो दोनों कंडीशन में ये फुटबॉल आगे बढ़ेगी। अर्थात गति का प्रथम नियम का तात्पर्य क्या है? गति के प्रथम नियम का तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु रखी हुई है, क्या बोला? यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु विराम में, या फिर कोई वस्तु गति में है,
यदि कोई वस्तु, देखो साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते चलती जाती जब तक आप ब्रेक ना लगाओ। आप ब्रेक लगाते हो तभी तो साइकिल रुकती है। वो ब्रेक क्या है? वो ब्रेक एक प्रकार का बल है। तो न्यूटन के गति के प्रथम के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में और यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी और विराम में रहेगी। कब तक? जब तक कि आप बाह्य बल आरोपित ना कर दो। आप यहां से गति के प्रथम नियम से आप सीख जाते हो बल क्या होता है। बल एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। बल एक बाह्य वस्तु से आरोपित होता है, जो कि बाह्य प्रक्रिया से आरोपित होता है। आप भी आरोपित कर सकते हो बच्चे, जो कि वस्तु को गति से विराम या विराम से गति में लाने का कष्ट करता है। गति से विराम या विराम से गति में लाने का कष्ट करता है और यही कहलाता है बल। क्या कहलाता है बच्चे? बल। बल एक प्रकार का ऐसा गुण है जो वस्तु को विराम से गति या गति से विराम में ले जाता है। बढ़िया। तो भाई गति का जो प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम आपको परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम आपको परिभाषा देता है। आप किसकी परिभाषा देता है? बल की। लो भाई, गति के प्रथम नियम ने बल की परिभाषा दे दी। अब न्यूटन साहब ने अपनी जो किताब लिखी उस किताब में गति का प्रथम नियम लिखा, उसके बाद गति के दूसरे नियम के बारे में बताया। अब देखो कैसे, अरे यार परिभाषा तो हमें आ गई, परिभाषा तो हमने सीख ली, अब इस परिभाषा से सूत्र भी निकालने। अब बल के बारे में, जैसा कि ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, बल के बारे में सब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डिफाइन करने की कोशिश करी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दी गई बेटा? सबसे ज्यादा वैल्यू रखी गई न्यूटन साहब की। कारण क्या है कि उन्होंने जो दूसरा नियम बनाया ना, उन्होंने दूसरे नियम में बल का सूत्र भी दे दिया। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई बल लगाओगे संवेग बढ़ जाएगा, बल लगाओगे संवेग कम हो जाएगा। बस इतना याद रखना, समय के सापेक्ष संवेग क्या करेगा? वस्तु संवेग क्या परिवर्तित होता जाएगा। बल क्या करेगा? बल करेगा किसी भी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन। ये दोनों बातें याद रखना बेटा, ये दोनों बातें याद रखना, क्योंकि दूसरा और तीसरा नियम दोनों मिलाकर हम पढ़ेंगे कौन सा? संवेग का संरक्षण। दूसरा और तीसरा नियम मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? संवेग का संरक्षण पढ़ेंगे। बड़ा शानदार लेक्चर होने वाला है, बड़ा मजेदार लेक्चर होने वाला है। अब हम फ्लो समझते हैं आज के लेक्चर में कि हम सीखने क्या क्या वाले हैं, हम जानने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले आज गति का तीसरा नियम, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन संवेग, देन गति का पहला नियम। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो बच्चे बिना समय व्यर्थ किए हम समझते हैं गति का तीसरा नियम। देखो अभी मत पढ़ो बोर्ड पे क्या लिखा हो, बिल्कुल मत पढ़ो, अभी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो सुनो। गति का तीसरा नियम कहता है, मैंने देखना एक ट्रिक से सिखा रहा हूं। गति का तीसरा नियम कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ खुद ब खुद अच्छा होगा। अगर तुम किसी के साथ ज्यादा अच्छा करोगे तो वो लौट कर तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा होकर आएगा। अगर तुम किसी के साथ ज्यादा बुरा करोगे तो वो बुरा आपके साथ आएगा। तो गति का तीसरा नियम कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। गति का तीसरा नियम शॉर्ट तरीके से अपन ऐसे याद रखेंगे। अब देखो बच्चा बड़ा ध्यान से समझना, बड़े शानदार तरीके से समझना, बड़ा शानदार सा नियम है। इससे हम बहुत सी बातें सीख जाते हैं। ठीक है। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? अब भाई कल की बात है, मजाक कर रहा हूं, सच में ऐसी बातें हैं। अब कल की बात है, कल मैं भाई मूवी देख रहा था, मूवी देखते देखते वहां पर हीरो मर गया, हीरो को विलन ने उड़ा दिया। अब जैसे हीरो को विलन ने उड़ाया मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए दीवार पर मार दिया ऐसे। अब दीवार पर मारा तो दीवार को नहीं लगी, लगी किसे? आपने किया होगा ऐसा कभी न कभी, आप किसी चीज पर मारने की कोशिश करते होगे लेकिन उस पर नहीं लगती, लगा आप पर जाती है। फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो ना, फुटबॉल पर आप किक करते हो, फुटबॉल पर आप किक करते हो ना, तो इसके बावजूद आपको भी लगती है। काहे लगती है? क्यों लगती है? वो लगती है आपको चोट न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। अब अच्छे तीसरा नियम, इस तीसरा नियम ही सिद्ध करता है, तीसरा नियम ही हमें कारण बताता है कि हम चल क्यों पाते हैं। आप पैरों से बल आरोपित करते हो, बदले में कुछ ना कुछ और मिलता है। उन सारी बातों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो तीसरे नियम के बारे में सुनना, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, जितना तुम करोगे उतना तुम्हें वापस मिलेगा, जितना तुम करोगे उतना तुम्हें वापस मिलेगा। अब भाई न्यूटन साहब की बात है और न्यूटन साहब की बात करें और हम बल को ना लाएं बीच में, न्यूटन साहब की बात करें तो हम बल को ना लाएं किसी चीज में, ये हो नहीं सकता। अब बेटा अगर आप बैठे हुए हो ना, अगर आप बैठे हुए ना, देखो अगर आप बैठे हुए ना क्लास में, तो सुनना क्या करना, आपके सामने जो भी कुछ चीज है ना उसको ऐसे मारने की कोशिश करना। मेरे को तो दोनों हाथों में लगी, मैंने मारा ऐसे, देखो ऐसे मैंने मारा ना अपने हाथ को तो मेरे दोनों हाथों में लगी। अब आप कोशिश करना ऐसे, मैं देखो ऐसे मारो ना, मेरे दोनों हाथों में चोट लग रही है। अच्छा मैं और तेज आई,
जब मैं और तेज मारूंगा ना तो मुझे और तेज लगेगी, और मैं और तेज मारूंगा तो मुझे और तेज लगेगी। कारण क्या है? तो भाई इस हाथ को मैं रख लूं और मैं ऐसे मारूं तो भी मुझे इस हाथ में चोट लग रही है। अगर मैं इस हाथ को रख लूं ना, स्टेबल रख लिया, मैं इस हाथ से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर बल लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसके बावजूद मुझे इस हाथ पर चोट लग रही है। मैं तो चाहता हूं कि इस पर लगे, इस वाले हाथ पर लगे, लेकिन नहीं लग रही है, इस पर लग रही है। अब आप करके देखना, करके मत देखना, मजाक कर रहा हूं, नहीं तो बोलो मम्मी चोट लग जाए तो मम्मी बोले अरे क्या सिखाते हैं सर, मारा पेटी सिखाते हैं? नहीं, सिर्फ मजाक है। ठीक, आप क्या करना बेटा, एक बॉल लेना, बॉल को दीवार पर थ्रो करना, पहले धीरे से थ्रो करना है ना, तो बॉल टकराकर वापस आएगी। अब आप तेज थ्रो करना तो बॉल टकराकर और तेजी में वापस आएगी। ठीक है, इमेजिन करना, आपने बॉल को फेंका तो आपने क्या लगाया? बल, लेकिन वो बॉल टकराकर वापस आई तो उसको वापस फेंकने के लिए बल किसने लगाया? इमेजिन, सोचने वाली बात है भाई। एक बॉल ली, बॉल को दीवार पर दे मारा, जैसे आपने बॉल को दीवार पर दे मारा, बॉल को मारने के लिए आपने लगाया बल, लेकिन वही बॉल टकराकर वापस आई। तो जब टकराकर वापस आई है तो उस पर बल किसने लगाया? अब यहां से शुरू करते हैं हम न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि यदि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो, अभी आप इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यदि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो तो वो वस्तु आप पर वापस बल आरोपित करती है। ये इंस्टेंट होता है, तुरंत बल लगाया और तुरंत बल मिला। ठीक है, तो यदि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो ना तो तुरंत में आपको बल दूसरा मिल जाता है। बहुत अच्छा नियम है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो ना तो तुरंत आपको वापसी मिल जाती है, कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत जो करोगे तुरंत के तुरंत हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित करोगे तो वो जिस वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हो ना वो वापसी में आपको उतना ही बल दे देगी, शर्त अपोजिट देगी। आपने बॉल को ऐसा फेंका हुआ था, आप, ये एग्जाम्पल है यार, सबने किया होगा, आपने बॉल को ऐसा फेंका हुआ था तो बॉल टकराकर वापस आ गई थी, तो आपने बॉल को वहां फेंका हुआ था और बॉल टकराकर यहां आई थी। ऐसा आपने देखा होगा कभी ना कभी, प्रैक्टिकल लाइफ में सारी बातें आपने सीखी होंगी। अब हम आते हैं बल के नियम पर। ठीक है, अब हम आते हैं बल के नियम पर। यह नियम कहता है, ठीक है, कि यदि किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हो, मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये दीवार, जो भी आप मानना चाहो, इस वस्तु पर आपने क्या आरोपित करा? इस दीवार पर आपने क्या आरोपित करा? एक बल। ठीक है, इस बल का नाम क्या रख दें बच्चे? F1। तो ये वस्तु भी, ये दीवार या जो भी आप नाम दे रहे हो, ये आप पर भी आरोपित करेगी और उस बल का नाम क्या रख देंगे? F2। देखना, बड़ा शानदार सा नियम है, बहुत अच्छा सा नियम है। अब बच्चे, इस यूनिवर्स की स्टेबिलिटी का कारण भी यही है, इस यूनिवर्स की स्टेबिलिटी का कारण भी यही है। मैं आपको समझाने की और कोशिश करता हूं। देखो बेटा, मेरे पास ये फोन है, ठीक है, मेरे पास ये फोन है, इस फोन को मैंने हाथ पर रखा, ठीक है बेटा, इमेजिन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये फोन है ना मेरे हाथ पर, नीचे की तरफ बल लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। अब देखो बेटा, इमेजिन, सारी चीजें बात याद रखना, ये फोन इस पर नीचे की तरफ एक बल लगा रहा है, तो ये फोन कहां जाएगा? नीचे। ये फोन कहां जाएगा? नीचे। ये फोन कहां जाएगा? नीचे। लेकिन मैंने इसे हाथ पर रख लिया तो ये फोन नीचे नहीं जा रहा, ये फोन नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरा हाथ इससे रोक रहा है, और मेरा हाथ इससे रोक रहा है तो रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा। तो भाई लोग, बहन लोग, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, भाई लोग और बहन लोग, याद रखना, यदि आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हो ना तो आपको वापसी में भी मिल जाता है। फ्री कुछ नहीं है यहाँ, फ्री कुछ नहीं है। आपने बल आरोपित करा, बदले में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ मटेरियल नहीं तो अभी एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं अपन। तो आपने किसी वस्तु पर बल आरोपित करा तो बदले में आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? बल। यही न्यूटन का तीसरा नियम है कि अगर आप बल आरोपित करते हो, अर्थात आप क्या करते हो बच्चे? क्रिया। आप क्या करते हो बच्चे? क्रिया। और यदि आप क्रिया करते हो ना तो आपको प्रतिक्रिया मिल जाती है। क्या मिल जाती है बच्चे? प्रतिक्रिया मिल जाती है। अगर आप क्या करते हो बच्चे? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होगा बेटा? एक्शन। ठीक है, क्या करते हो? एक्शन। तो बदले में आपको क्या मिल जाता है बच्चे? रिएक्शन। तो आप जितना एक्शन करते हो उतना आपको क्या मिलता है बच्चे? रिएक्शन। शर्त इतनी है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देख पा रहे हो ना बेटा, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि विपरीत। एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है बेटा, विपरीत, कि यदि आप किसी पर कुछ बुरा करते हो तो वो उल्टा आपके ऊपर आता है। विपरीत, ये बात याद रखना। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखें। भाई, दो दोस्तों की लड़ाई हो गई। मान लो मैं हूं और मेरा नाम है आकाश, और आकाश 1 यहां खड़ा हुआ है और आकाश 2 यहां। सारी बातें इमेजिन करना, अगर यहां पर मेरे पास अरेंजमेंट होती, जुगाड़ होती ना, तो मैं आपको करके दिखाता, लेकिन क्या करें, मेरे बच्चे समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब बेटा सुनना, अब भाई आकाश 1 और आकाश 2 में बहस हो गई। ए आकाश 1, मैं ज्यादा हैंडसम लगता हूं। तो आकाश 2 बोला, ए आकाश 2, अपन ज्यादा हैंडसम है रे। अब आकाश 1 बोला,
मुझसे तेज चल रहा है बे, मेरे से तेज चलेगा। अब आकाश टू, तेज आपन बहुत तेज है, तेरे से भी बहुत तेज है। अब आकाश वन, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तेरी तो धड़ाक। ऐसा देखा होगा आप, है ना। तो आकाश वन ने आकाश टू को मारा। अब आकाश टू, मारा मेरे को तूने, मारा मेरे को तूने, ये ले ये ले ये ले। आकाश टू ने आकाश वन को मार दिया। अब देखो बेटा इस पिक्चर से क्या क्लियर हुआ। अब आकाश वन ने ऐसे फोर्स लगाया, मारा भाई, थप्पड़ लगाया, जोर का थप्पड़ लगाया, मतलब ऐसे क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स। ऐसे क्या लगाया बच्चे, फोर्स। जैसे आकाश वन ने आकाश टू पर फोर्स लगाया तो आकाश टू ने भी आकाश वन पर क्या लगा दिया, फोर्स। काहे लगा दिया, न्यूटन का तीसरा नियम मान रहे थे वो। क्या मान रहे थे, न्यूटन का तीसरा नियम। वो कहते थे कि जहां क्रिया होगी वहां प्रतिक्रिया अवश्य मिलेगी। यही तो न्यूटन साहब का तीसरा नियम है कि जहां क्रिया होगी वहां प्रतिक्रिया आपको अवश्य मिलेगी। देख लो यहां से, इस एग्जांपल से ये भी क्लियर है कि आकाश वन ने यहां से फोर्स लगाया था, दिशा ये थी, और आकाश टू ने जो फोर्स लगाया उसकी दिशा विपरीत थी। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार लड़ाई कर रहे थे आकाश वन और आकाश टू। न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रहे थे साहब, फिजिक्स को जानने वाले थे, ये फिजिक्स को मानने वाले थे। तो यहां पर ये कहता है कि आप अगर किसी वस्तु पर एक्शन करोगे ना तो रिएक्शन जरूर मिलेगा। शर्त यह है आपने जितनी तेज मारा ना उतनी तेज आपको लगेगी। आप जितनी तेज मारोगे ना उतनी तेज आपको लगेगी। अर्थात ये जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं बराबर होते हैं, परंतु कैसे होते हैं बच्चे, विपरीत होते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चे कि जो क्रिया होती है ना बेटा, क्या होती है बच्चे, क्रिया, ऑरेंज कलर लेते हैं, ठीक, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। तो बेटा वैसे लिखा हुआ है कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है बेटा, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। और यहां पर साथ ही साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस। वैसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना भी आवश्यक है भाई। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। एक एग्जांपल लेकर देखें। अपन मान लो हमारे पास एक टेबल स्टैंड है। इस टेबल, ये अक्सर बुक्स में दिया होता है। अभी आप 11th क्लास में सीखोगे ना न्यूटन के नियम, वहां पर डिटेल में आएंगे बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल के साथ। अभी आपका हम बेसिक बहुत प्यारा बना रहे हैं, अब आप समझते जाना। मान लो इस जगह पर एक बुक रखी हुई है, मान लो इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है। तो ये रखी है बुक, ठीक है, ये एक बुक रखी हुई है बेटा, और ये बुक मान लो फिजिक्स की है भाई। अब बेटा समझते चलना, ये है बुक, 1 नाम दिया, टेबल को 2 नाम दिया। देखना बेटा क्या नाम दिया, 1 नाम दिया, टेबल को 2 नाम दिया। तो 1 मतलब बुक टेबल पर एक बल आरोपित कर रही है, 1 मतलब 2 पर एक बल आरोपित कर रही है। बुक टेबल पर एक बल आरोपित कर रही है जिसका नाम मैं दे रहा हूं बेटा F12। क्या नाम दे रहा हूं बच्चे में, F12। 12 मतलब 1 2 पर आरोपित कर रही है। अच्छा भाई ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना होता। अगर ये बुक टेबल पर वजन लगा रही है तो बदले में इसको प्रतिक्रिया भी तो मिल रही होगी, बदले में इसको प्रतिक्रिया भी मिल रही होगी, जिससे बोलते हैं रिएक्शन, जिससे बोलते हैं रिएक्शन। मैं नॉर्मल रिएक्शन ना नाम देते हुए इससे सिर्फ नाम दे दूं रिएक्शन। तो भाई क्रिया हुई, बदले में क्या मिली, प्रतिक्रिया। तो बच्चे F12, 1 ने 2 पर लगाया तो टेबल भी तो बुक पर फोर्स लगा रही है, तो दैट इज F21। तो न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन साहब के नियम के अनुसार ये दोनों बराबर होंगे, परंतु कैसे होंगे बच्चे, विपरीत। तो बेटा अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं आपको और बातें बता रहा हूं, ठीक। अच्छा ये ठीक, अब आपको मैं और बातें बताता हूं। डायग्राम में जो बातें हैं उन बातों को हम देखते हैं, ठीक है। अब बच्चे यहां पर बोला गया है हमसे, यहां पर बोला क्या गया, मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो बल है ना ये है F21 और ये जो बल है ना ये F12 है। एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। तो न्यूटन साहब के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होते हैं और साथ ही साथ उल्टे भी होते हैं, ठीक है। अच्छा यार एक बात आप बताओ, सर ये क्या सच है, सर ये क्या सच है कि यदि हम इन दोनों बलों को जोड़ देंगे तो हमारा मान 0 आएगा? क्या कहते हो? अगर आपको ये बात सच लगती है, अगर आप इस बात को जानते हो और आप इस इक्वेशन से इस बात को समझ पा रहे हो कि यदि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है, और अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, थोड़ी सी भी अगर आपके दिमाग की बत्ती जल रही है, थोड़ी सी भी आपको ये बात समझ आ रही है ना, तो आप कमेंट में मुझे आंसर देना, ठीक है, कि यदि मैं इन दोनों बलों को जोड़ दूंगा तो परिमाण अर्थात इसका योग कितना आएगा। इस बात का सबूत मुझे आपसे चाहिए, इस बात का सबूत मुझे आपसे चाहिए। बस आपको इतना करना है, क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं देखता हूं, सबके कमेंट देखता हूं, कौन क्या लगता है कौन क्या नहीं। सारी बातें मुझे काफी बच्चों के नाम याद है, परंतु मैं यहां पर नाम ले नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो भाई इसका सबूत मुझे आपसे चाहिए कि क्या ये सच है,
क्या ये सच है कि भाई इन दोनों का योग शून्य होगा, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया बल अगर शून्य होगा तो ये संतुलित में काउंट होंगे, असंतुलित में काउंट होंगे? इसका आंसर मुझे आप देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारी बातें आपके सामने लिखी होंगी, ठीक है बेटा। ये था न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है जैसा करोगे वैसा मिलेगा, तुम दूसरे पर करोगे तुम्हारे पर उल्टा मिलेगा, तुम दूसरे पर अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे ऊपर मिलेगा, अगर तुम दूसरे पर बुरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर बुरा मिलेगा, ऐसा होता है। अब भाई सर ये तो बड़े आसान से नियम है, नियम तो एक लाइन का है, नियम अगर आप देख रहे हो ना बेटा तो नियम तो एक लाइन का है, नियम तो एक लाइन का है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नियम तो बड़ा एक लाइन का था, ठीक। ये लो भाइयों और बहनों, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। ओ भाई साहब कहां जा रहे हो, लो भाई। अब बच्चे देखो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक प्रत्येक क्रिया के लिए अगर आप कार्य एक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, रिएक्शन। जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन पर अपोजिट। बोलो चमका आया, अगर आ गया है ना तो बता देना मुझे, मैं चेक करूंगा सबको। अब अगर लाइव क्लास होती ना तो यहाँ तो अब कमेंट वगैरह सब दिख ही जाते हैं, ठीक है। जब कमेंट वगैरह सब दिख जाते हैं तो सारी बातें बच्चों से हो ही जाती हैं, उनसे हमारी भावनाएं, हमसे उनकी भावनाएं जुड़ी जाती हैं। आप लोग भी हमें देख रहे हो साहब, आपसे भी हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब सर अभी पेट नहीं भरा हमारा, अभी मन नहीं भरा हमारा, आप तो उदाहरण देकर समझाओ, उदाहरण तो हमारी जान है, उदाहरण के बिना तो चीजें समझ ही नहीं आती, तो आप तो उदाहरण देकर हमें समझाओ, उदाहरण देकर हमें बता। चलो भाई आज न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण जान लेते हैं, एक एक करके सारी बातें करते हैं भाई, ठीक है। अब पहला उदाहरण तो मैं दे ही चुका हूं, आकाशवन और आकाशरू का, याद होगा ना, याद होगा ना। चलो अब और अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब ये भाई साहब देखो, टेस्ट ट्यूब भाई साहब, नीले कलर के टेस्ट ट्यूब भाई साहब, इन नीले कलर के टेस्ट ट्यूब भाई साहब के बाबू ने थाना नहीं थाया, नीले कलर के टेस्ट ट्यूब भाई साहब के बाबू ने थाना नहीं थाया, और जब इनके भाई साहब बाबू ने थाना नहीं थाया तो इनको आ गया गुस्सा। अब गुस्से में इनको आई एनर्जी, इस एनर्जी का क्या करें, तो वो जाकर खड़े हो गए दीवार के पास, और उन्होंने सोचा कि मैं सर मार कर एक सर मारूंगा दीवार टूट जाएगी। क्या बोला उन्होंने कि मैं दीवार पर एक सर मारूंगा दीवार टूट। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, तुम बताओ क्या ऐसा होगा? अगर आप दीवार पर एक सर मारोगे दीवार टूट जाएगी? नहीं, आप दीवार पर जितनी तेजी से मारोगे ना उतनी तेजी से आपको लगेगी। क्या बोला? दीवार पर आप जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से आपको लगेगी। तो जब इनके बाबू ने थाना नहीं थाया था ना, तो इन भाई साहब ने दीवार पर सर मारने की कोशिश करी। अब सर मारने की जब कोशिश करी ना, तो दीवार का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके सर का सत्यानाश हो जाएगा। देखो बेटा, तो मतलब ये भाई साहब जो थे, इनका जो भी नाम था, इन्होंने इस दिशा में बल लगाया, इस दिशा में बल लगाया, ठीक है। मान लो इस बल का नाम था F1। तो दीवार ने कहा तू मुझ पे बल लगाएगा, तू मुझे बल लगाएगा, मैं तेरे पे उल्टा बल लगा दूंगा। तो ये लो भाई लो, तो ये लो भाई लोग, यहां पर बल लग गया, दैट इज F2। अच्छा देखो, न्यूटन के नियम की एक खासियत है, न्यूटन के नियम की एक खासियत है, देखना बेटा ध्यान से, कि अगर प्रतिक्रिया एक बॉडी पर हो रही है ना, अगर क्रिया एक बॉडी पर हो रही है ना बेटा, क्या बोला? अगर क्रिया एक बॉडी पर हो रही है ना, तो प्रतिक्रिया की जो बॉडी होगी ना, वो रिएक्शन की जो बॉडी होगी ना, वो दूसरी होगी बेटा। तो अगर क्रिया एक बॉडी पर हो रही है ना बेटा, तो प्रतिक्रिया दूसरी बॉडी पर होगी, दोनों सेम बॉडी पर नहीं एक्ट करेंगे। इस बात को नोट कर लेना, इस बात के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप नीट की तैयारी करोगे ना, अगर मैं रहा तो आपको नीट की तैयारी मैं कराऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से न्यूटन के तीसरे नियम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस की बातें करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज हम बेसिक बना रहे हैं, जब हम एनसीईआरटी इन वन शॉट पढ़ेंगे ना, जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको सारी बातें बताऊंगा मैं, सारी बातें, ठीक है। कि बच्चे देखो, न्यूटन के तीसरे नियम की खासियत यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग बॉडी पर होती हैं। जैसे आपने मारा था दीवार पर, तो आपने क्रिया करी, तो ये पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर अप्लाई करा, और दीवार ने आपको मारा था, तो बदले में मिली प्रतिक्रिया। तो वापस आते हैं हमारे एग्जांपल पर। तो ये टेस्ट ट्यूब भाई साहब के सर पर बड़ी बुरी चोट लगी। वो सोचते रह गए कि यार मैंने तो मारा दीवार को था और दीवार ने मुझे मार दिया। अब गलती कर गए वो थोड़ी सी, वो सोचते रह गए मेरे उदय के प्यारे प्यारे बच्चों से पूछ लेते, ये उदय के प्यारे प्यारे बच्चों से पूछ लेते ना, तो उदय का हर बच्चा इस सवाल का जवाब दे देता कि कौन सा नियम है जिसके कारण तुम्हारे सर पर चोट लगी। अब बताओ, बता दो, आंसर दे दोगे? अगर कोई व्यक्ति दीवार पर मारेगा और आपसे पूछेगा यार मैंने तो दीवार पर मारा था, लगी मुझे क्यों, तो आप उसको समझा देना कि तू न्यूटन के नियम को फॉलो करेगा, न्यूटन के नियम से तेज नहीं चल पाएगा, तू न्यूटन के नियम से तेज चलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, उल्टा तू औंधे मुंह गिरेगा। दीवार पर वो मार रहा, तुम उसको उल्टा दीवार पर
मार कर देख लेना, तू न्यूटन साहब से तेज नहीं चल पाएगा, तू न्यूटन साहब के नियम को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो न्यूटन साहब के नियम से ज्यादा तेज नहीं चल पाएगा। उसको अच्छी तरह से बता देना, उसको अच्छी तरह से समझा देना, सबूत और गवाहों के साथ सारी बातें समझा देना। चलो एक उदाहरण ये हो गया। चलो आ गया, बोलो चमका भाई, चमक गया। अगर चमक गया है तो फटाफट डाल देना, अगर चमक गया है ना तो फटाफट डाल देना कि हाँ सर चमक गया, हाँ सर आ गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो बेटा, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, सामान्यतः द्रव्यमान नापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बच्चे देखो, यहां पर हम प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे हैं मजबूरन, कभी मौका मिला तो मैं सारी चीजें लेकर आऊंगा, आपको क्लास में सारी चीजें कर दिखाऊंगा, ये गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है। अब बच्चे देखो, स्प्रिंग बैलेंस, यहां पर एक सपोर्ट से आप देख पा रहे हो, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से स्प्रिंग बैलेंस को लगा दिया गया। यहां पर एक युक्ति है जो कि सामान्यतः द्रव्यमान या फिर वजन नापने के, ये इसके बारे में वक्त आएगा, पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो बस इतना सा याद रखो, ऐसे शॉर्ट में याद रख लो कि ये बल नंबर 1 बता रहा है, ठीक है, और ये बल नंबर 2 बता रहा है। तो यदि आप देखना बेटा, यदि आप इसको यहां से खींचते हो तो जितना बल का परिमाण यहां आता है ना बेटा, उतना ही बल का परिमाण यहां आता है, ठीक है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का सिद्ध, न्यूटन के तृतीय नियम का प्रूफ होता है बेटा, इसे याद रखना, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी इन 1 शॉट में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है बेटा, बने रहना। अब देखो, अब भाई आप जानते हो इस दुनिया में अगर सबसे तेज कोई है तो वो हम भारतीय है। इस दुनिया में सबसे, दुनिया ना जाने कब से कोशिशें कर रही हैं, सिर्फ 3 देश हमसे पहले जा चुके हैं चांद पर, हम चौथे हैं जो चांद पर उतर चुके हैं और सफलतापूर्वक ऐसी जगह उतरे जहां कोई सोच भी नहीं सकता। कहां पर? चांद के दक्षिण ध्रुव पर हम उतरने वाले पहले देश हैं, और ना जाने अभी हम आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाले हैं, सूर्य पर भी ना उतार दें, हमारे इसरो वाले बहुत तेजी में काम कर रहे हैं भाई। तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जाम्पल डाला। अब भाई रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, आपने दिवाली का रॉकेट तो चलाया ही होगा, दिवाली का रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है तो जमीन पर क्या लगाता है? थ्रस्ट। इमेजिन करो, इमेजिन करो बेटा, थोड़ी सी देर इमेजिन करना। अब ये जमीन पर क्या लगा रहा है? थ्रस्ट। जमीन पर आपने देखा होगा रॉकेट जब ऊपर जाता है तो बहुत सारी आग निकलती है, तो वो जमीन पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। वो सरफेस पर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। अब वो सरफेस पर क्या लगा रहा है बेटा? प्रेशर। अगर मान लो वो सरफेस जो है ना, बल, प्रेशर दे दो, बल दे दो, अगर वो सरफेस है ना उस बल को ना झेल पाए तो सरफेस में तो गड्ढा हो जाएगा, सरफेस तो अंदर पहुंच जाएगा। अरे रॉकेट ने प्रणोद उत्पन्न कर, थ्रस्ट उत्पन्न कर क्या करा? उस जमीन पर क्या लगा दिया? बल लगा दिया। संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार उसने क्या लगा दिया? नीचे की तरफ बल। मान लो अगर जमीन उल्टा इसको बल ना लगाए, ये जमीन उल्टा इसको ऊपर की तरफ ना फेंके, तो रॉकेट कभी ऊपर ना जा पाएगा बेटा। तो यहां भी न्यूटन का तीसरा नियम लागू। दिवाली के रॉकेट पे ही देख लेना, खतरों से मत खेलना। पढ़ना सीखना अच्छी बात है, लेकिन खतरों से खेलना बुरी बात है। अच्छे बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे हो ना, सारी बातें सीखना। पढ़ो लिखो, बनो नवाब, खेलो कूदो तो भी बनो नवाब। दोनों चीजें अच्छी चीजें हैं, दोनों चीजें बढ़िया है। खेलो कूदो भी, पढ़ो लिखो भी, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलो, मजा जाएगा, जिंदगी बड़ी रंगीन हो जाएगी। और 9th क्लास ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। 8th क्लास तक हम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लॉलीपॉप खाते रहते हैं दिन रात, लेकिन 9th क्लास में समझ आती है कि नहीं साहब मैथ्स भी होती है, नहीं साहब फिजिक्स भी होती है, नहीं साहब केमिस्ट्री भी होती है। नहीं तो 8th क्लास तक तो साइंस ही साइंस पढ़ते रहते हो, यहीं से तो सीखते हो, यहीं से तो चीजें बदलती हैं सारी। तो भाई यहां पर यदि एक रॉकेट सतह पर क्या लगा रहा है? एक्शन, तो बदले में ऊपर क्या मिल रहा है? इससे रिएक्शन। कार्य करोगे तो मिलेगा ना, कार्य करोगे तो मिलेगा ना। तो ये वही है, कर्म कर रहा है तो उसका फल मिल रहा है। ऐसे ये कर्म कर रहा है तो उसका फल मिल रहा है भाई। बस गति का तीसरा नियम यही है, याद रखना। अब और एग्जांपल देखते हैं अपन, क्या और एग्जांपल है? लो भाई, अक्सर किताबों में ये एग्जांपल दिया जाता है, अक्सर किताबों में एग्जांपल बताया गया कि आप ना, ऐसा हुआ होगा आप लोग नाव से कभी ना कभी चले होगे। जब आप नाव से उतरकर जमीन पर जाते हो ना, तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। काहे? कौन सा नियम लगता है? कौन सा नियम लगता है? मैं जानता हूं आपको पता है, मैं जानता हूं आपको पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो तो बदले में एक बल पीछे की तरफ लग रहा होगा। आप आगे बल लगा रहे हो तो पीछे की तरफ एक बल लग रहा होगा। यार मुझे मेरे आकाश सर ने ये सारी बातें नहीं पढ़ाई, लेकिन आपके आकाश सर ने ये सारी बातें बताई हैं। यदि आपके आकाश सर ने ये सारी बातें बताई हैं ना, तो मुझे भी बता दो कि तुम्हारे आकाश सर ने क्या बताया है कि कौन सा नियम यहां पर लग रहा है। बताओगे ना? बताओगे ना? ऐसे करो, बताओगे ना? तो भाई देखो, ये सारी बातें आप मुझे बताएंगे। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार यहां पर कुछ कुछ फिनोमिना हो रहा है, जिस फिनोमिना का जवाब आप लोग मुझे देंगे। चलो 1 मिनट बातें करते हैं,
आप तो कर नहीं पाओगे, मेरी बातें सुनना पड़ेंगी आपको। क्या करें साहब, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड क्लास की डिमांड लाइव क्लास से ज्यादा होती है, रिकॉर्डेड क्लास की रीच सबसे ज्यादा होती है। बार बार आप रिपीट कर करके देख सकते हो, जहां पर आप अटके हो वहां पर रुक कर देख सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो उस पोर्शन को आप फिर से स्टार्ट करके देख सकते हो। और आप जानते हो ऐप पर बहुत सारे जो प्लेयर हैं, उस प्लेयर ने तो बवाल मचा रखा है साहब, मतलब क्या धमाल मचा रखा है। इतने सारे फीचर दे दिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतने सारे फीचर हैं इस प्लेयर के अंदर। जो पीडब्ल्यू ऐप का प्लेयर है ना, शानदार, धमाकेदार, मजेदार, बढ़िया चल रहा है। तो भाई देखो, यहां पर हमने गति के तीसरे नियम के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। अब अच्छे, फिजिक्स को अपनी जिंदगी से तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, फिजिक्स को अपनी लाइफ से तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। जब भी आप रास्ते से जाओ, जब भी आप मार्ग से गुजर रहे हो, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो ना, तो आपके दुनिया में, आसपास के क्षेत्र में हर जगह कुछ ना कुछ फिजिक्स से जुड़ी हुई बात हो रही होती है। हर जगह कुछ ना कुछ फिजिक्स का नियम लग रहा होता है। बस वहां से आप अपनी चीजों को जोड़ना शुरू कर दो। अब आसपास कौन सा नियम लग रहा है, आसपास कौन सी बातें चल रही हैं, उसको खोजना शुरू कर दो। और यकीन मानो, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, जो दिक्कत तुम दूर ना कर पाओ। देखो बेटा, कहते हैं ना, मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में एक डायलॉग मैंने अपनी लाइफ में उसको बना लिया कि साहब, जिंदगी में अगर परिवार का एक व्यक्ति पढ़ जाता है ना, परिवार का एक व्यक्ति भी पढ़ लिख जाता है ना, तो उसकी वजह से पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है। वो अगर एक बच्चा बढ़ गया ना, तो परिवार की सूरत बदल देता है। एक बच्चा बढ़ गया ना, आने वाली कई पीढ़ियों की सूरत वो बदल देता है। तो बच्चे, अब आप इमेजिन करो कि पढ़ाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब करो भाई, हो सकता है आप में से कोई भविष्य का विराट कोहली निकले, हो सकता है आप में से कोई भविष्य का नीरज चोपड़ा निकले, हो सकता है आप में से कोई भविष्य का सचिन तेंदुलकर निकले। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों का कॉम्बिनेशन बनाए रखना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बढ़िया लाइफ को जियो, बढ़िया एंजॉय करो, काम, पढ़ाई और उसी के साथ साथ थोड़े बहुत गेम्स भी लगाए रखो भाई। फिट रहोगे तो मजा आएगा, दिमाग और लगेगा। ये अच्छा, मैं थोड़ा सा टिपिकल टीचर नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि 8 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, मैं तो कहता हूं खेलो भी। खेलना बहुत जरूरी है बेटा, फिजिकल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो ही तो आप बढ़िया चीजें कर पाओगे। चलो, गति का तीसरा नियम आया, गति का तीसरा नियम आया या नहीं। अब अगर गति का तीसरा नियम आ गया है तो लिख डालना। क्या लिखोगे? ओपी। ठीक है, ओपी लिख देना, है ना। अब ये ओपी लिखोगे ना, तो उसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने गति के तीसरे नियम को अच्छी तरह से समझा। मैं एक लाइन में खत्म कर सकता था गति का तीसरा नियम, लेकिन मैंने अराउंड 30-32 मिनट लगाए इस लॉ को समझाने के लिए। उदाहरण, अब आपका काम क्या होगा बेटा, यकीन मानो, हर एक लेक्चर को देखने के बाद, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उस सब्जेक्ट के लेक्चर को देखने के बाद वो बुक से क्वेश्चन लगाना ही है, बुक से क्वेश्चन करना ही है। आपके पास कोई बुक हो, अगर पीडब्ल्यू का मॉड्यूल हो तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से बुक सॉल्व करो, लेकिन क्वेश्चन लगाना ही है, करना ही है। तभी तो बेस बनेगा भैया, तभी तो तू समझेगा भैया, तभी तो तू जानेगा। तो भाई, गति का तीसरा नियम यहां खत्म होता है। अब इसी के साथ साथ शुरू होता है एक नियम। देखो बेटा, संवेग संरक्षण का जो नियम है ना, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर से बताता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे, बड़ा भारी सा शब्द है, कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये नियम हमें 9th क्लास में सिर्फ बेसिक सीखना है इसके। 11th क्लास में आओगे ना, तो आप इसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें सीखोगे। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन में कैसे चीजें बदलती हैं, सारी चीजें। अब आप इतना याद रखना, जहां भी ये वर्ड जुड़ जाए ना, संरक्षण, जहां भी ये वर्ड जुड़ जाए ना, संरक्षण, मतलब दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती। इतना, जैसे ऊर्जा संरक्षण आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में ले जाया जा सकता है। अर्थात किसी भी ताकत में ऐसा बल नहीं है कि वो ऊर्जा को समाप्त कर सके। ऊर्जा है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलोगे। इस संसार में जितनी ऊर्जा है, वो इस संसार की वो ऊर्जा हमेशा रहेगी। बस जितनी ऊर्जा नियत है, वो नियत की नियत रहेगी। जहां भी ये वर्ड जुड़ जाए ना, संरक्षण, मतलब जितना है ना उतना ही रहेगा। क्या बोला बच्चे? जितना है ना उतना ही। संरक्षण का मतलब कंजर्व्ड, संरक्षण का मतलब नॉट चेंज, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय। देखो, एक भारी सा शब्द लिखा हुआ है हिंदी में, अपरिवर्तनीय, मतलब ऐसा शब्द जो खुद कहता है कि मुझ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहता है ना कि यार कंजर्व्ड हो जाओ, कंजर्वेटिव नेचर है कि भाई बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बंदा है, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो भाई देखो, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि आप किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन करना चाहते हो ना, तो संवेग में तो नहीं कर पाओगे। तुम किसी भी वस्तु में कर लोगे ना, कर लो जितना करना है, पर संवेग संरक्षण रहता है। मानो एग्जाम्पल के लिए, आप लोग वो खेलते हो कैरम खेलते हो, पूल खेलते होगे।
जब आप कैरम खेल रहे होते हैं ना, तो स्ट्राइकर से वो जो होती है ना, क्या कहते हैं उसे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसको ऐसे मारते होगे ऐसे फिंगर से। तो बट जैसे ही आपने मारा उस स्ट्राइकर के पास, याद करो द्रव्यमान तो हो गई और साथ ही साथ वेग भी होगा। जब द्रव्यमान और वेग है, याद जब द्रव्यमान और वेग है तो वहां पर क्या आ जाएगा, संवेग। जहां द्रव्यमान और वेग है तो वहां पर क्या प्रकट हो जाएगा, संवेग। अधिक जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को ध्यान से देखकर आएं, वहां पर आपको संवेग से संबंधित सारी बातें सिखाई गई हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, हम बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं बेटा। मान लो एक सतह है, एक सतह पर हमने रख दी एक बॉल, हमने क्या रख दी बच्चा, एक बॉल, ठीक है। तो ये जो बॉल थी, इस बॉल को आकर किसी दूसरी बॉल ने टक्कर मार दी, ठीक है। अब बच्चे ये दोनों बॉल एक दिशा में चल रही थी, ठीक। इस बॉल का जो वेग था, ये वेग था u1, और इस बॉल का जो वेग था, ये वेग था u2। इस बॉल का द्रव्यमान m1 था, इस बॉल का द्रव्यमान m2 था। तो भाइयों और बहनों, ये बॉल टकराई नहीं है, ये बॉल दोनों एक दिशा में चल रही हैं, ये दोनों एक दिशा में चल रही हैं। यदि आप इनका कुल संवेग निकालोगे तो संवेग का सूत्र क्या होता है, कुल संवेग का सूत्र होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। अधिक जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को डिटेल में देखकर आएं, सबूत गवाहों के साथ सारी बातें बताई गई हैं। तो भाइयों और बहनों देखो फिर से ध्यान से कि m1u1 बराबर होगा किसके, m2u2 के। अरे माफ करना, है ना, इन दोनों का सम जो होगा ना, वो होगा m2u2, ठीक है। अब पहली वाली बॉल का संवेग प्लस दूसरी वाली बॉल का संवेग, अब ये दोनों बेचारी एक दिशा में चली जा रही हैं, ये दोनों एक दिशा में चली जा रही हैं। अब ये दोनों टकरा जाती हैं। अब ये दोनों मान लो ऐसी ऐसी चल रही हैं, ऐसी ऐसी चल रही हैं, चलते चलते एक ने पीछे वाली बॉल ने आगे वाली बॉल को टक्कर मार दी, ऐसी ऐसी चले पीछे वाली बॉल ने आगे वाली बॉल को टक्कर मार दी। तो ये दोनों क्या हो गई बच्चे, टकरा गई। जैसे ही टकराई ना, तो द्रव्यमान तो अपरिवर्तनीय रहेगा। द्रव्यमान कैसा रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। तो इस स्थिति में इसका वेग v1 और इसका वेग क्या हो जाएगा बच्चे, v2 हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अब बच्चे देखो बाद का क्या आएगा संवेग, ये आएगा m1v1, पहली वाली बॉल का m1v1 हो जाएगा और दूसरी वाली बॉल का m2v2। तो इनका सम m1v1 प्लस m2v2। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि भाई ये हमेशा नियत रहेगा। तो पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। आप कुछ भी कर लो, जितना दिमाग लगाना चाहो, जितनी मेहनत करना चाहो, जितनी कोशिशें करना चाहो, संवेग नियत रहेगा। संवेग नियत रहेगा, जितना पहले था उतना रहेगा बाद में। और ज्यादा घबराने की बात नहीं है। क्लास 11th में अपन जब पढ़ेंगे ना बेटा, एनसीईआरटी क्लास 11 में संवेग संरक्षण से संबंधित बहुत सारी बातें दी हुई हैं, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें दी हुई हैं, जिनके बारे में हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग जो पहले था वो बाद में रहेगा, अर्थात संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चिंता की कोई बात नहीं, संवेग से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा जब आएगी बात एनसीईआरटी इन वन शॉट की। तो भाइयों और बहनों आपको संवेग संरक्षण के बारे में एक बार फिर से बताता हूं। संरक्षित मतलब कोई नहीं बदल सकता, संरक्षित मतलब कोई नहीं बदल सकता। कि भाई टकराने की प्रक्रिया के दौरान, मैं हिंदी में एक बार पढ़ लूं कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, देख रहा हूं, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय संरक्षित रहता है। लो भाई, दो बॉल टकराई, पहले जितना संवेग था बाद में भी उतना संवेग रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पत्थर की लकीर है संवेग, वो पत्थर की लकीर को आप मिटा नहीं पाओगे। बढ़िया तरीके से आप सारी बातें सीख गए हो तो लिख देना ओपी। तो भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भोले भाले से कूची से प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ कैसा चल रहा है जिंदगी का रंग, कैसी चल रही है जिंदगी की उमंग। क्या आपके जिंदगी में खुशियां हैं? क्या आपके खुशियां नहीं है तो पढ़ाई करो। खुशियां तो ढूंढना पड़ती हैं, खुशियां किसी की जिंदगी में नहीं होती। सबकी जिंदगी में तो गम से भरी हुई हैं, सबकी जिंदगी में इतना गम है कि खुशियां आपको ढूंढनी पड़ती हैं। तो ढूंढने का काम आप करो। हर जगह खुशी है साहब, आप सुकून से रह रहे हो, यही खुशी है सबसे बड़ी। बढ़िया, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो संवेग संरक्षण के दूसरे नियम के अनुसार जो संवेग है सदैव कितना रहेगा, नियत रहेगा। संवेग कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। संवेग कैसा रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। बढ़िया, आपको बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं बताइए जल्दी से कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं, सारी बातें आप जान गए हो, सारी बातें आप मान गए हो। तो मैं यहीं खड़ा हुआ हूं ताकि आप चीजों को
क्लियर तरीके से देख लें। ठीक है भाई, अब बच्चे हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगले वाले टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चे सेकंड वाले जो नियम है ना, उसके बेसिस पर अनंत न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। गति का दूसरा नियम, मैंने बोला गति का दूसरा नियम, मैंने बोला गति का दूसरा नियम, मैंने बोला गति के दूसरे नियम पर अनंत। अब गति के दूसरे नियम और गति के तीसरे नियम के बेसिस पर अनंत न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जिसमें से 3-4 आज हम करेंगे, बाकी हम एनसीईआरटी वन शॉट में करेंगे। तो भाई और बहनों, पहले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। देखो, मैंने जिंदगी में न्यूमेरिकल करने की 3 स्टेप बनाई हुई है, आप भी शायद आपको पसंद आए। पहली स्टेप होती है इमेजिनेशन। आप क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में पूरी पिक्चर बना लो, इमेजिन कर लो। ठीक है, दूसरी होती है कैलकुलेशन। अब जो दिमाग में पिक्चर बनाई ना, दिमाग में जो कैलकुलेशन कर रही है ना, उन कैलकुलेशन को कॉपी पर करो। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर से आप कैलकुलेशन से मैच करो कि क्या ये सही है या गलत है। आपका दिमाग जब सही और गलत की पहचान करना सीख जाएगा ना, यकीन मानो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप गलत ना कर पाओ। पहले क्वेश्चन को, कोई भी लेवल का क्वेश्चन है यार, कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर तो होगा ही। आपका काम ही आंसर ढूंढना है, आपका काम ही आंसर ढूंढना है बेटा। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अपन से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि एक वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। इमेजिन कर लिया मैंने, दिमाग में पिक्चर बन गई कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। 20 सेकंड बाद, 20 सेकंड तक हमने कितना बल लगाया कि उसकी गति 20 हो गई। तो भाई एक वस्तु चल रही थी 10 की स्पीड से, उसको बढ़ाकर 20 करना है, तो हमने लगाया बल। अच्छा, वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो होगा ना, तो द्रव्यमान का मान दिया हुआ है। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन को इमेजिन करने के बाद, ये क्वेश्चन को समझने के बाद अब जो गिवन डाटा है ना उसे लिख लिया करो। तो द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान का मान दिया हुआ बच्चे 200 केजी। ठीक है, द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ? 200 केजी। और वस्तु की प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब u1 का मान कितना दिया हुआ बच्चे? 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अंतिम मान, अंतिम मान मतलब अंतिम वेग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। और 10 से 20 तक आने में उसे समय कितना लगा बच्चे? समय लगा 20 सेकंड। अब भाइयों और बहनों, बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, आप पढ़ लो इतनी देर में, मैं 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है मैंने। गिवन, मुझे तो गिवन लगता नहीं यार, मुझे तो जीवन लगता ही है। ना जाने लोग इसे गिवन क्यों पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन का जीवन लिख लिया करो। अब क्वेश्चन का जीवन लिख लिया और आखिर में जीवन को चाहिए क्या? जीवन को जो चाहिए वो लिख लो। अब इन सबके बीच रिश्ता ढूंढो, एक ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें ये सारी बातें आ जाएं। तो इन सबके बीच रिश्ता क्या कहलाता है? इन सबके बीच रिश्ता कहलाता है न्यूटन का दूसरा नियम। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे? ma। तो F तो बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ा सुंदर से लग रहा है। m देखो, त्वरण का मान v माइनस u बटा t। वेग में परिवर्तन बेटे समय यही होता है त्वरण का मान। अब बच्चे सारे मान को पुट कर दें तो F अपनी जगह है, m अपनी जगह है, v का मान देखो बेटा 20 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा m का मान भी यहां पुट कर देना, क्यों देर लगाए अपन। m का मान पुट करते हैं, कितना दिया हुआ है? 200 kg। अब बच्चे v का मान कितना दिया हुआ है? 20। और u का मान कितना दिया हुआ है? 10। और t का मान कितना दिया हुआ है? दैट इज 20। ठीक है बच्चा, अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जितनी देर में मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं जानता हूं आपने सॉल्व कर दिया होगा। 200। अब बेटा देखो, 20 में से 10 गया तो कितना बचा? 10 और अपॉन में 20। ये लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो f का मान कितना आ रहा है? 100। अच्छा 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 अच्छा, अब यहां पर मात्रक मैं पुट करूंगा n। ये n का मतलब क्या है? बल का मात्रक n मैंने क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? याद करिए उन बातों को, याद करिए, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में मैंने आपको न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ाया था। उन दिनों की यार भूला मत करो यार भूलना, ये याददाश्त की कमजोरी अच्छी चीज नहीं है बेटा। ये अगर याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है ना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया ना, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बस डाटा चेंज है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान, जीवन आपकी मदद करेगा। उस गति को 10 मीटर से 30 मीटर बढ़ाने के लिए 50 न्यूटन का बल कितने समय तक लगाने की जरूरत है? तो भाइयों और बहनों, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? 100 केजी। कितना है बच्चे? 100 केजी। अब उसकी गति प्रारंभिक कितनी है बेटा? u1 का मान हमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। और उसकी गति को बढ़ाकर हमें कितनी करना है बच्चे?
30 मीटर प्रति सेकंड और 50 न्यूटन का बल लगाना, 50 न्यूटन का बल लगाया है, 50 न्यूटन। अब हमें यहां पर निकालना है टी। ये सब जीवन है। अब याद करो इन सब के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, इन सब के बीच रिश्ता कहलाता है न्यूटन का द्वितीय नियम, दैट इज F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बटा टी। अब लो भाई सारे मान को पुट कर दें, तो F का मान आपको दिया गया है 50, ठीक है, 50 दिया गया है। M का मान कितना है बेटा 100, M का मान कितना है 100। अब बच्चे देखो V का मान कितना है 30, ठीक है, और U का मान कितना है 10, ठीक है, और अपॉन में T का मान तो हमें पता ही नहीं है, T तो निकालना है। तो बेटा देखो 50 इज इक्वल टू 100, 30 में से 10 गया तो 20 बचा, बटे में T। ये लो इसको इधर ले आओ, T इज इक्वल टू 100 गुणा 20 बटा 50। लो भैया 50 से 100 कितनी बार गया, 2 बार। तो लो समय कितना आ गया 40 सेकेंड, समय कितना आ गया 40 सेकेंड। एक बार चेक कर लेना किसी तरह का कोई एरर ना हो। तो समय का मान कितना आ रहा है बच्चे 40 सेकेंड, ठीक है, याद रखना, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगर आपको ये बातें समझ आएंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको करना, 1000 किलोग्राम की वस्तु है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 20 न्यूटन का बल 50 सेकंड तक आरोपित कर रहा है, इसकी गति क्या होगी। पैटर्न वही है, तरीका वही है, पैटर्न वही है, तरीका वही है, बस आपको बताना है कि कैसे आप अब यार देखो इतना 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 अत्याचार मुझ पर मत करो यार, इतना मत करो। इसका आप होमवर्क करके आंसर लिख दो, ठीक है, आंसर उत्तर, आंसर इन कमेंट, ठीक है ना। कहां आंसर दोगे बेटा, कमेंट। इतना ना लिखते हो सर, मैं इतना लिख देता हूं कि ये आपका होमवर्क है, कृपया उत्तर कमेंट में दें, कृपया उत्तर कमेंट में दें कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलो भाइयों आगे बढ़े, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यार ये बात मेरे को नहीं पता, मेरे आकाश सर की क्लास में बहुत ध्यान से देख रहा था, जब मैं आकाश सर की क्लास को बहुत ध्यान से देख रहा था ना तो उन्होंने ये बात बातों बातों में बोली थी कि हम चल पाते हैं कि डैश डैश के कारण पैदल चलना संभव हो पाता है। किसके कारण पैदल चलना संभव हो पाता है, ये तुम्हारे आकाश सर ने बात बताई थी यार, ये बताई थी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। आप किसी सतह पर बल लगाते हो, बल लगाते हो मतलब ऐसे बढ़ाते हो ना, पैर को ऐसे बढ़ाते हो ना, तो आपने इस दिशा में क्या लगाया, क्रिया, तो सतह ने प्रतिक्रिया दी, तो क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण ही आप चल पाते हो। तो इसके बारे में आप इमेजिन फील करके देखना, आप आपके पैर को जमीन पर रखना, आप लगाओगे बल, लेकिन आपके पैर को बदले में कुछ ना कुछ बल का एहसास होगा। आप जितनी तेज नीचे की तरफ पैर दबाओगे ना, आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, इसको करके देखो अभी, आप जितनी तेज पैर दबाओगे ना उतनी तेज आपका पैर वापसी में दबेगा। तो अगर आप चल रहे हो ना तो वहां पर भी फिजिक्स लग रही है, और कौन सा नियम लग रहा है बच्चे, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है, बढ़िया चमका। अब भाई अगले क्वेश्चन का आंसर, 10 तक गिनती गिन रहा हूं, 10 तक गिनती गिन रहा हूं, इस गिनती गिनने को ध्यान से। गोली चलाने के बाद बंदूक पीछे हट जाती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा आप लोग आप लोग कहां चलाते होगे साहब, कोई ना कोई शायद गन का गेम खेलता है, यहां पर वो होता है ना शूटिंग। अब आप देखना जब भी गन चलाने वाला बंदा होता है ना, अपनी गन को यहां सपोर्ट देता है, अपनी गन को क्या करता है, यहां सपोर्ट देता है, अपनी गन को यहां पर ऐसे सपोर्ट देता है। पता है क्यों, क्योंकि गन की बुलेट आगे जाती है, गन की बुलेट कहां जाती है, आगे जाती है, गन की बुलेट कहां जाती है, आगे जाती है। तो वो कर रही है क्रिया, और बदले में क्या मिलती है बच्चे, प्रतिक्रिया। तो क्रिया के विपरीत क्या मिलती है बच्चे, प्रतिक्रिया। अगर कोई वस्तु क्रिया कर रही है ना तो विपरीत में उसको क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी बेटा। क्या 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 क्या, क्रिया प्रतिक्रिया। तो अगर हम गन चलाते ना तो गन पीछे, अगर वो सपोर्ट नहीं देगा तो गन पीछे की पीछे चली जाएगी, जिससे नुकसान हो सकता है, जैसे चोट लग सकती है। तो आपने करी क्रिया, बदले में क्या मिली, प्रतिक्रिया। तो अब आंसर दे दो, अब तो तुम आंसर दे दोगे कि यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है। तो यहां पर क्या गति का तीसरा नियम लग रहा है, क्या गैसों का पीछे की ओर धकेलना, इस कारण से हमारी बंदूक पीछे हट रही है, या फिर न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आंसर दे दो तुम। तो यहां तुम्हें क्या दे, मेरे को ही देना पड़ रहा है आंसर। इस यार बहुत हो गया यार, यार बड़ा दुख है मेरी जिंदगी में, मैं देख नहीं पा रहा हूं आप लोगों के आंसर। तो इसी के साथ अब ये क्वेश्चन होमवर्क, ये क्वेश्चन, एक आदमी तालाब के बीच में बिल्कुल चिकनी बर्फ पर आराम कर रहा है, भाई सब उसके यहाँ बर्फ गिर रही होगी, अंटार्कटिका में रहने वाला कोई आदमी मान लो बर्फ में रहता है, जिसके चारों ओर बर्फ बर्फ है। तो भाई किस कानून, यहां पर कानून मतलब ये नियम है, कानून मतलब को बड़ा भारी शब्द लग रहा है, तो ये इसको नियम कर देते हम। किस नियम के सिद्धांत के अनुसार, कैसा कौन सा नियम है,
जो कि उसे किनारों तक पहुंचा देगा। अब वो आराम कर रहा था भाई, अब उसे किनारों तक पहुंचना है, तो किनारों तक पहुंचना है तो अपने पैरों को चलाना पड़ेगा, अपने हाथों को चलाना पड़ेगा, तो वो आरोपित करेगा बल, मतलब क्रिया करेगा। क्रिया के विपरीत क्या मिलेगी? प्रतिक्रिया, जिसके कारण वो कहां पहुंच जाएगा? किनारे। अब मुझे आप आंसर देना कि ऐसा कौन सा नियम है जिसके कारण वो किनारों तक पहुंच पाएगा। तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। अभी नहीं होती, ये बात सुनकर जाना, अंत भला तो सब भला। और मैं अंत में हमेशा कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा बताऊं जिससे यार मोटिवेट हो। बच्चे ये मेरे आइडल हैं सर, ये मेरे आदर्श हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर। इनकी जीवनी अपने आप में एक यार आदर्श है, ठीक है। इनका सपना था चांद पर पहुंचाना, और इनके सपने को ही आज इसरो ने पूरा किया है। तो सबसे पहले आप सभी को, जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं कि चांद पर पृथ्वी ने कदम रख दिया है। और पृथ्वी पर कदम तो हमारे पहले से, तो पृथ्वी से चांद पर कदम रखने वालों में हम भारतीयों का नाम भी शुमार हो गया। तो बच्चे सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहले तुम डिसाइड तो करो यार क्या करना चाहते हो। सबसे पहले तुम अपना लक्ष्य तय करो। अगर आपने अपना लक्ष्य तय नहीं किया, आपको करना क्या है यार? कहते ना, बिना लक्ष्य के आप अंधेरी दुनिया में जी रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, खा रहे हो, सो रहे हो, बस जी रहे हो, लेकिन आगे क्या करना है। सबसे पहले अपना टारगेट, 9th क्लास जो होती है ना बेटा, यही डिसाइड हो जाता है कि 10th में तुम्हें कितना स्कोर करना है, 11th में तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन सा टारगेट आपको लेकर चलना है। अकॉर्डिंग टू दिस आप तैयारी करो। पहले अपना लक्ष्य तय करो। दूसरा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एज यू नो दैट हम ये जो नाम है ना, इट इज एन इमोशन। मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशन है, मेरे लिए बहुत बड़ी फील है ये नाम। ये कोई नाम नहीं, मेरी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये हिस्सा मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये फिजिक्स वाला जो है ना, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, फिजिक्स वाला डेडिकेटेड है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो दूसरा, अच्छी शिक्षा जो आपकी जिंदगी बदल सके। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, अंबेडकर जी ने कहा था कि कलम एक ऐसा हथियार है जो दुनिया बदल सकती है। तो अच्छी शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कड़ी मेहनत। बेटा ये आप इमेजिन करो, जिन बच्चों ने ये पूरी वीडियो देखी है ना, उन्होंने भी मेहनत करी है। आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे यार दिन भर फोन पे बैठे बैठे वीडियो देखते रहते हैं, क्या करता है। बेटा ये भी एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी। तो कड़ी मेहनत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप करो, और उसी के साथ साथ धैर्य रखो। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी 9th से पहुंचते से ही आप डॉक्टर बन जाओगे, 10th पास करते से ही आप इंजीनियर बन जाओगे, 11th पास करते से ही आपको कोई बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी। वक्त लगता है बेटा, समय लगता है, तो धैर्य रखो। तो सक्सेस पाने के इन 4 मंत्रों के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं बेटा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। तो जितना होमवर्क दिया है ना, कर लेना, मैं चेक करूंगा बेटा। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बेटा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विद फुल एनर्जी, विद फुल एंथुसियाज्म। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और जरूर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय मेरे बच्चों, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय।